हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सील डिवाइन थ्रोन के 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि हाउचेन अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया था और ग्रैंडपा यांग हाउचेन को यहाँ इन्फिनाइट स्टार डोमेन के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसे इन्फिनाइट स्टार रेल्म के नाम से भी जाना जाता है। अलायंस के कई सारे हीरोज पहले ही वहाँ पर अपने फिजिकल बॉडी को त्याग कर जा चुके हैं, ताकि फ्यूचर में जो थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का मालिक वहाँ पर जाएगा उसकी ये लोग वहाँ पर मदद कर सके। ये जानते हुए भी कि अपनी फिजिकल बॉडी त्यागने के बाद उनकी सोल कभी भी वापस से अपने घर नहीं आ पाएगी। हाउचेन उन इटर्नल हीरोज की कुर्बानियों के बारे में सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और साथ ही साथ वो इन्फिनाइट स्टार डोमेन के अंदर जाने का इरादा कर लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बीस्ट माउंटेन से होती है, जहाँ पर हाउचेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आ चुका था। बीस्ट माउंटेन का गार्डियन भी हाउचेन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि वह कितनी तेजी के साथ गुजर रहा है, ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो, तुम छोटे बच्चे थे और आज देखो तुम अलायंस लीडर बन चुके हो। ये कहते हुए वो गार्डियन हाउचेन से अलायंस लीडर का टोकन मांगता है ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए स्टार रेल्म के गेट को ओपन कर सके, जो सुनकर हाउचेन बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट माउंटेन का गार्डियन भी उस टोकन का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट स्टोन गेट समन कर चुका, जिस गेट को देखकर तो हाउचेन भी पहचानते हुए कहता है कि ये बिल्कुल वैसे ही गेट है जिसके बारे में मुझे ग्रैंडपा यांग ने बताया था। यही गेट इन्फिनाइट स्टार डोमेन की तरफ खुलता है, जिसे खोलने के लिए एक रैंक 9 के वॉरियर की जरूरत पड़ती थी। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन ने आगे की तरफ बढ़ते हुए फन से यहाँ पर अपने सील डिवाइन थ्रोन के आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर इंक्रीज हो गई। जो करते हुए हाउचेन फन से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्टार रेल्म के गेट को ओपन कर देता है, जिससे ओपन होता हुआ देखकर हाउचेन के दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो हाउचेन से कहते हैं कि स्टार रेल्म के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारा वहाँ पर अकेले जाना काफी जरा खतरनाक होगा, एक बार फिर से सोच लो। सब लोग ही हाउचेन से यही सब कह रहे थे, जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पूर्वजों ने इस बात की परवाह नहीं की, वो जानते थे कि वो लोग अपनी फिजिकल बॉडी को खो देंगे, फिर भी वो लोग स्टार रेल्म के अंदर इंटर किए ताकि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। जबकि मैं तो थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का मालिक हूँ, मैं अपनी फिजिकल बॉडी के साथ वापस भी लौट कर आ सकता हूँ, तो आखिर मैं अपने पूर्वजों को कैसे निराश करूँ। ये कहते हुए हाउचेन कैरन के पास आ गया था, जहाँ पर वो कैरन से कहता है कि मेरे जाने के बाद सब लोगों का ध्यान तुम्हें रखना है। जो कहते हुए हाउचेन पलटकर अभी यहाँ स्टार रेल्म की गेट की तरफ बढ़ने लगा था, तभी अचानक कैरन को वही पुरानी बातें याद आने लगी, जहाँ पिछली बार हाउचेन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। इसलिए कैरन हाउचेन को रोकते हुए कहती है कि हाउचेन जाने से पहले मुझसे वादा करो कि अगर स्टार रेल्म में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम उससे अकेले नहीं निपटोगे, बल्कि वापस आकर हम लोग मिलकर उससे डिस्कस करेंगे और कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। तुम्हें हर हाल में वापस लौट कर आना होगा। जिस पर हाउचेन कैरन को गले लगाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, इस बार मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा अलायंस मेरा इंतजार कर रहा है और पूरी की पूरी इंसानियत मेरा इंतजार कर रही है। मैं उन पहेलियों के जवाब ढूंढकर इंसानियत के लिए वो जीत की रोशनी लेकर आऊंगा, जिससे हम डीमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। हाउचेन की ये मोटिवेशनल बातें सुनकर उसके दोस्त भी थोड़े बहुत पुरुमीद हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन सीधा सीधा पलटते हुए स्टार रेल्म के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ गेट से दूसरी तरफ आते हुए हाउचेन को एक अजीब सी स्पेस दिखाई दे रही थी। हाउचेन उस जगह को देखते हुए हैरानगी के साथ कह रहा था कि क्या ये स्टार रेल्म है, जिस पर हाउचेन को एक आवाज सुनाई थी और वो हाउचेन को बताती है कि ये स्टार रेल्म नहीं बल्कि ये एक इटर्नल पैसेज है, जो कि स्टार रेल्म से पहले तुम जैसे न्यू कमर्स के लिए बनाएगी, ताकि उन्हें स्टार रेल्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। वो इटर्नल हीरोज जो कि हाउचेन से पहले स्टार रेल्म में इंटर किए थे, उन्होंने जितनी भी स्टार रेल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की वो यहाँ स्पिरिचुअल फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को छोड़ चुके। जैसे कि स्टार रेल्म में ऐसे खतरनाक डेमीगॉड्स है जो कि रैंक 9 के लेवल 5 जितने खतरनाक है, और स्टार रेल्म में किसी पावर ऑफ रूल का इस्तेमाल किया जाता है। इटर्नल हीरोज शुरू से लेकर कभी ना खत्म होने वाली जंग उन डेमीगॉड्स के साथ लड़ते हुए आ रहे हैं। हाउचेन को तो अभी भी जरा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी अचानक वो रोशनी हाउचेन से कहती है कि चलो मुझे फॉलो करो। जो सुनकर हाउचेन बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो आगे की तरफ बढ़ता रहा और उससे अपने साथ साथ कई सारे स्टोन मोनामेंट्स देखने को मिलते हैं, जिन मोनामेंट्स की तादाद 63 थी। और हम देखते हैं कि वो रोशनी हाउचेन से कहती है कि सामने की तरफ मौजूद मोनामेंट पर अपना हाथ रखो। जो सुनकर हाउचेन ने जब उस स्टोन मोनामेंट पर हाथ रखा तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ एनर्जी चमकने लगी, और वो आवाज हाउचेन को बताती है कि ये तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा, तुम जब तक स्टार रेल्म के अंदर जिंदा हो तब तक ये रोशनी चमकती रहेगी और तुम्हारे मरने के बाद ये रोशनी भी खत्म हो जाएगी। ये सुनती अब हाउचेन को सब कुछ समझ आ गया। वहाँ पर जो 63 स्टोन मोनामेंट्स थे उनमें से अब बस सिर्फ 4 ही चमक रहे थे, जो देखकर हाउचेन को समझ आ गया था कि 63 इटर्नल हीरोज में से अब बस सिर्फ 4 ही जिंदा बचे हैं, बाकी सब शहीद हो चुके। जो सुनकर हाउचेन
हाउचेन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो इन लोगों की कुर्बानियों को जाया होने नहीं देगा। इसके बाद वो रोशनी हाउचेन को एक दूसरा गेट दिखाती है जो कि इस इटर्नल पैसेज से असली स्टार रेल्म के अंदर इंटर होने का दरवाजा था, जहाँ पर इंटर होकर हाउचेन को पावर ऑफ रूल इंसानियत के लिए इकट्ठा करनी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन उस दरवाजे को ओपन करने की अपनी कोशिश करना शुरू कर देता है, मगर वो अकेला दरवाजा ही 10,000 किलो टन का था, जिसे हाउचेन के लिए अकेले हिलाना तो बिल्कुल नामुमकिन था। मगर वहाँ पर मौजूद जो इटर्नल हीरोज की रिमेनेंट सोल्स थे, हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हाउचेन की मदद करना शुरू कर देते हैं और वो हाउचेन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। इसी तरह से वो हाउचेन की मदद करते हुए स्टार रेल्म के गेट को ओपन कर देते हैं, जहाँ दरवाजा ओपन करते ही हाउचेन ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि एंसेस्टर्स, मैं आप लोगों को ढूंढना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप इस वक्त कहाँ मौजूद होंगे? जिस पर वो सोल्स हाउचेन को जवाब देते हुए कहती है कि ये स्टार रेल्म बहुत बड़ा है, तुम इस तरह से हमें नहीं ढूंढ सकते, और हाँ, एक बार जब तुम इस दरवाजे के दूसरे पार चले जाओगे तो हम तुमसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आगे तुम्हें खुद पर ही डिपेंड होना होगा। जो सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आप लोगों को ढूंढ कर ही रहूंगा, और ये कहती हाउचेन स्टार रेल्म के अंदर इंटर कर लेता है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि हाउचेन के दोस्त भी होली बीच माउंटेन पर उसका इंतजार करने के लिए सोच रहे थे कि हम यहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। ये जगह कल्टीवेशन करने के लिए वैसे भी परफेक्ट होगी, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि हानियो की बॉडी के आसपास एक अजीब सी एनर्जी चमकने लगी, जो कि उसे टेलीपोर्ट करके गायब कर देती है। इवन के चाकर भी उसे कोई रोक नहीं पाया। सब लोग हैरान थे कि आखिर अचानक हानियो कहाँ पर गायब हो गया। सिर्फ होली बीच माउंटेन का गार्डियन ही यहाँ पर उस ऑरा को पहचानते हुए कहता है कि ये तो स्टार डीमन गॉड का ऑरा था। इसके बाद हम लोगों को जानने को मिला कि ये सारा के सारा खेल तो आहबाओ ने रचा है। वो स्टार डीमन गॉड का इस्तेमाल करते हुए स्टार रेल्म में एक डेथ अरीना क्रिएट करवा चुका था। बेशक ऐसा करने की वजह से स्टार डीमन गॉड की लाइफ स्पैन कम हो रही थी, लेकिन आहबाओ को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस इंसानों के साथ एक गेम खेलते उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। वैसे भी चूंकि अब डीमन एम्परर गॉडहुड के रास्ते में इंटर कर चुका है, तो पीछे की तरफ आहबाओ इस वक्त डीमन क्लैन का लीडर है और वो जो चाहे वो सबसे करवा सकता था। उसने स्टार डीमन गॉड से भी बिल्कुल ऐसी रिक्वेस्ट करी, इस तरह स्टार रेल्म में एक डेथ अरीना क्रिएट करो, जहां पर हम देखते हैं कि हानियो टेलीपोर्ट करके पहुंच चुका था। जहां पीछे पर हानियो को देखने को मिलता है कि चारों तरफ डीमन से डीमन थे और सामने की तरफ आहबाओ था, जो कि हानियो को वेलकम करते हुए कहता है कि मेरी डेथ अरीना में तुम्हारा स्वागत है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस डेथ अरीना के अंदर क्या हो रहा है, आहबाओ ये सब इंसानियत के सामने लाइव टेलीकास्ट भी कर रहा था, बिल्कुल एक गेम की तरह। हानियो के दोस्तों ये देखकर काफी जरा परेशान हो गए थे और वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर हानियो वहां पर अचानक से टेलीपोर्ट करके कैसे पहुंच गया। इवन की कैरन भी परेशान होते हुए कहती है कि हम सब लोग एक दूसरे से चेन लिंक से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त हानियो को महसूस नहीं कर पा रहे, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि हानियो इस वक्त एक दूसरे रेल में मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानियो भी खुद के मन में यही कह रहा था कि आखिर ये कैसी जगह है, मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भी इस जगह से एस्केप करके नहीं निकल पा रहा। दूसरी तरफ आहबाओ भी कहता है कि जिसे एक बार हमने चूज कर लिया वो यहाँ से एस्केप करके नहीं जा सकता। पिछले 1000 साल से हमने इंसानों को जिंदा रखा, बिल्कुल अपने खाने के सोर्स की तरह उन्हें देखते हुए, लेकिन देखो इंसानों ने क्या किया, उन्होंने ऑस्टर्न ग्रिफिन को पनाह दी और ऑस्टर्न ग्रिफिन के साथ मिलकर उन्होंने हमारे 2 डिमोनिक पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और कई सारे डजन्स डीमन गॉड्स को जान से मार डाला। ये हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। हानियो तो उसकी बातें सुनकर गुस्से में उस पर एक स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आहबाओ ने आसानी के साथ उसे ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो अपने डीमन से मुखातिब होते हुए कह रहा था, चूंकि अब मेरे फादर गॉडहुड के रास्ते में इंटर कर चुके हैं और वो वहां से एक डिवाइन गॉड बनकर बाहर निकलेंगे, ताकि वो इस कॉन्टिनेंट के सारे रूल्स चेंज कर सके, जिससे बेशक जीत हमारी होगी, लेकिन हम लोगों ने इंसानों के हाथों जो बेइज्जती सही है, क्यों ना उस बेइज्जती का थोड़ा सा बदला ले लिया जाए। स्टार डीमन गॉड के साथ मिलकर हम लोगों ने इस आइसोलेट डेथ अरीना को क्रिएट किया है, जो कि बिल्कुल ही एक अलग रेल में मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि जब तक डीमन एम्परर बाहर नहीं आ जाते तब तक हमारे पास टाइम है। हम लोग रैंडमली इंसानियत की तरफ से किसी इंसान को यहाँ पर समन करेंगे, जिससे एक एक डीमन क्लैन का वॉरियर फाइट करेगा। दोनों तरफ से आने वाला एक एक वॉरियर यहाँ पर आखिरी दम तक एक दूसरे से फाइट करेंगे। ये लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, सिर्फ दूसरे वॉरियर के मरने के बाद ही पहला वॉरियर जिंदा यहाँ से बाहर जा पाएगा और यही इंसाफ है। तो चलो फिर इस बैटल गेम्स को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि डीमन एम्परर का स्वागत हम लोग इंसानियत की कई सारी खोपड़ियों के साथ करें। ये सारी बातें सुनकर हानियो के दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हानियो की जान खतरे में थी। मगर दूसरी तरफ हानियो शांत रहते हुए अपने मन में कहने लगा कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये डीमन इस हद तक गिर जाएंगे, लेकिन जैसा आहबाओ ने कहा कि ये बिल्कुल एक आइसोलेट डेथ अरीना है, तो आखिर मैं अपने चेन लिंक की मदद से कैप्टन को क्यों फील कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हाउचेन भी यहाँ स्टार रेल्म के अंदर अचानक अपने चेन लिंक की मदद से हानियो का ऑरा महसूस करने लगा और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरे जाने के बाद हानियो भी स्टार रेल्म के अंदर इंटर हो गया, लेकिन आखिर वो ये क्यों करेगा। हाउचेन ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रहा था, मगर साथ ही साथ वो स्टार रेल्म में पूरी तरीके से खो चुका है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिस्टेंस जैसी कोई भी चीज नहीं है। हाउचेन
महसूस कर पा रहा था कि जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था वो वापस लौटकर वहीं पर आ चुका है। ये जगह वाकई में काफी जरा अजीब थी। पहले तो हाउचिन उन इटर्नल हीरोज को नहीं ढूंढ पा रहा था और अब हाउचिन हानियो को महसूस तो कर पा रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन और एग्जैक्ट पोजीशन हाउचिन को पता नहीं। यहाँ हाउचिन अभी ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक हाउचिन पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया और हाउचिन को देखने को मिलता है कि ये तो वही फॉलन डेमीगॉड है जिसके बारे में हाउचिन को इटर्नल पैसेज में ही मालूम हो गया था। और हम देखते हैं कि वो फॉलन डेमीगॉड हाउचिन पर हमला करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिससे फाइट करते हुए हाउचिन को काफी ज्यादा डिफिकल्टी तो आ रही थी क्योंकि उसकी किसी भी अटैक का असर इस डेमीगॉड पर नहीं हो रहा था। मगर साथ ही साथ हाउचिन ने महसूस किया कि बेशक ये रैंक 9 के लेवल 5 का डेमीगॉड हो, लेकिन इस वक्त इसकी पावर लेवल किसी रैंक 8 जैसी महसूस हो रही है क्योंकि पहले ही किसी ने इस डेमीगॉड के साथ फाइट करते हुए इसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। और यहाँ पर फाइटिंग के दौरान ही हाउचिन को वो स्लैश अटैक दिख गया जो कि उस डेमीगॉड की बॉडी पर लगा हुआ था और इस स्लैश अटैक को पहचानते ही हाउचिन समझ जाता है कि ये तो सीनियर यी वू शेंग का स्लैश अटैक लग रहा है। इसका मतलब कि सीनियर यी वू शेंग यहीं पर आसपास कहीं पर मौजूद होंगे। दूसरी तरफ वो डेमीगॉड चूंकि हाउचिन पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स कर रहा था और हाउचिन के नॉर्मल अटैक उस पर असर भी नहीं कर रहे थे, इसलिए हाउचिन फैसला करता है कि मैं भी सीनियर यी वू शेंग के ही स्लैश अटैक का इस्तेमाल करूंगा जो कि हाउचिन ने उनसे सीखा था। और यही सोचते हुए हाउचिन फिर से अपनी 3 इटर्नल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक पावरफुल स्लैश अटैक उस डेमीगॉड पर हमला कर देता है, जो स्लैश अटैक वाकई में काफी सारा पावरफुल था। और इसी की मदद से हाउचिन उस डेमीगॉड को हराने में कामयाब हो पाया, जिस डेमीगॉड के मरने के बाद वहां पर एक क्रिस्टल समन हो गया था, जिस क्रिस्टल को देखते ही हाउचिन पहचान जाता है कि ये पावर ऑफ रूल क्रिस्टल है। और जैसा कि ग्रैंडपा यांग ने बताया था कि स्टार रेल्म के अंदर मौजूद ये पावर ऑफ रूल काफी ज्यादा कीमती है, इसका इस्तेमाल करते हुए कुछ भी किया जा सकता है। वैसे तो हाउचिन इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए सीनियर यी वू शेंग को ढूंढना चाहता था, लेकिन फिलहाल हानियो की सिचुएशन जानना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हाउचिन उस क्रिस्टल से कहता है कि मुझे हानियो के पास ले चलो। अगली सेकंड हाउचिन टेलीपोर्ट हो गया और हमें देखने को मिलता है कि हाउचिन उस डेथ अरीना के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर हाउचिन खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो मेरी सोल प्रोजेक्शन है। इसका मतलब कि वो पावर ऑफ रूल क्रिस्टल ज्यादा पावरफुल नहीं था, इतना पावरफुल कि वो मेरी फिजिकल बॉडी को भी टेलीपोर्ट करके यहाँ पहुंचा सके। ये सब कहते हुए अचानक से हाउचिन की नजर सामने की तरफ मौजूद हानियो पर भी पड़ गई थी, जिसके सामने डीमन क्लैन का फर्स्ट वॉरियर समन हो रहा था। हानियो पहले तो काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था ताकि वो इस फाइट को जीत सके, मगर जब हमें देखने को मिलता है कि हानियो के सामने की तरफ मौजूद डीमन क्लैन का वो फर्स्ट वॉरियर कोई और नहीं बल्कि बियर डीमन गॉड वैली 4 है, जिसे देखकर तो हाउचिन भी शॉक हो गया था क्योंकि ये 6 डिमोनिक गॉड पिलर का डीमन गॉड है। इवन की वैली 4 भी सामने की तरफ मौजूद हानियो की तरफ देखते हुए उसे पहचानते हुए कहता है कि तुम उसी डीमन हंटिंग स्क्वाड से होना जिसने मेरी बेटी वलीशा को जान से मारा था। इतनी किस्मत की बात है कि हम दोनों एक दूसरे से आ मिले। इस पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हानियो को तो यहाँ पर वैली 4 से भी जरा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बियर डीमन गॉड ही वो डीमन गॉड है जिसने हानियो के पेरेंट्स की जान ली थी और हानियो बचपन से बियर डीमन गॉड से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि हाँ वाकई में ये किस्मत की बात है कि तुम मेरे सामने आ गए। जो देखकर तो हाउचिन भी हैरान होते हुए कहता है कि 2 जानी दुश्मनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़े कर देना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। जरूर आपो ये भी मैनिपुलेट कर रहा है और हाउचिन की बात बिल्कुल सही थी क्योंकि वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मैं तो जानता ही था कि ये फर्स्ट डेथ बैटल कमाल की होगी। दूसरी तरफ बियर डीमन गॉड यहाँ पर हानियो का मजाक उड़ाने लगा। वो हानियो पर हंसते हुए कहता है कि तुमसे कुछ जानी पहचानी खुशबू आ रही है, लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को खा लिया था, उसी की खुशबू मुझे तुम्हारी बॉडी से भी आ रही है। जो सुनकर तो हानियो अपना आपा खो बैठा और वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए तीसी के साथ बियर डीमन गॉड पर हमला करने के लिए जंप कर देता है। पीछे की तरफ हमें हाबाऊ की आवाज भी सुनाई दे रही थी जो कि कह रहा था कि हाउचिन ये तो बस सिर्फ शुरुआत है, तुम जिन जिन में इंसानों से प्यार करते हो मैं उन सबको बारी बारी करके इस बैटल डेथ अरीना में खींच लाऊंगा और उन्हें तुम्हारी आंखों के सामने मरते हुए तुम्हें देखना होगा। यहाँ इसी के साथ ऑफिशियली ये डेथ बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बियर डीमन गॉड ने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी थी और वो काफी आसानी के साथ हानियो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो ने बार बार अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए बियर डीमन गॉड पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो उसके सारे अटैक्स को आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए उसे हाथ से पकड़कर कहता है कि तुम्हारे अटैक्स तो काफी ज्यादा कमजोर है, अब मेरी बारी। ये कहते हुए वो हानियो को पीटने लगा। साथ ही साथ वो हानियो से कह रहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन मामूली अटैक्स के साथ तुमने मेरी बेटी वलीशा को कैसे जान से मार डाला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज के दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक बदला लेने वाला बाप कैसा होता है। मेरे गुस्से को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती वो अपने पावरफुल पंचेस से हानियो पर हमले करने लगा। दूसरी तरफ मास्टर पलादिन भी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो जानते थे कि बियर डीमन गॉड के पास काफी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव पावर और ग्रेविटेशनल पुल पावर्स है। वो बताते हैं कि 20 साल पहले भी वैली 4 ने इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे ड्रैगन गार्ड पास पर हमला कर दिया था, जहां पर हानियो के पेरेंट्स के सिवा भी 3,60,000 सोल्जर्स तैनात थे, मगर वैली 4 ने अकेले उन सब के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। ये जंग 3 दिन 3 रात तक लगातार चलती रही।
जब तक रीइंफोर्समेंट ड्रैगन गार्ड पास तक पहुंची वहां पर बस सिर्फ 100 से भी कम सोल्जर्स बचे थे। ये 6000 साल में इंसानियत के लिए दूसरा बड़ा सबसे ज्यादा नुकसान था। ड्रैगन गार्ड पास वैसे जिस पर स्नो की एक सफेद चादर लिपटी होती थी, लेकिन उस दिन वो खून से पूरी तरीके से लथपथ लाल हो चुका था। वही दिन था जब हान्यू ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। और साथ ही हमें मालूम हुआ कि डीमन एम्परर के बाद कुछ जो खतरनाक डीमन गॉड्स हैं उनमें से वेलफोर भी एक है। हान्यू अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ कि वो अकेले वेलफोर को हरा सके। यहाँ मास्टर पलादीन अभी ये सब कह रहे थे, तभी अचानक दूसरी तरफ हम हान्यू को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और वो अपने मुंह पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहता है कि वेलफोर तैयार हो जाओ उस बेटे का कहर झेलने के लिए जिसका दिल हमेशा बदले की आग में जलता रहा हो। ये कहती हान्यू ने फौरन से अपने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो को वहां पर समन कर लिया, जिसके लाइट और डार्कनेस की पावर से बने हुए आर्मर को वो एक्टिवेट कर देता है। अपने सील डिवाइन थ्रोन के आर्मर को पहनते हुए हान्यू इस वक्त काफी ज्यादा कूल और खतरनाक दिखाई दे रहा था, जो देखकर तो वेलफोर भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, अब मुझे ये फाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। जो कहते हैं उसने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली। यहाँ एक तरफ से हान्यू तेजी से वेलफोर की तरफ बढ़ने लगा, दूसरी तरफ वेलफोर ने अपने पावरफुल पंच को एक्टिवेट कर लिया था जिसका वजन 1.5 टन था। वैसे तो बियर डीमन किंग के इस अटैक को कोई भी ब्लॉक नहीं कर पाया था, लेकिन हम देखते हैं कि हान्यू अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते उस पंच को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वेलफोर भी पीछे की तरफ दिखेला गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्या ये लड़का ज्यादा ताकतवर हो गया या मेरा अटैक वीक हो गया था। यहाँ पर वेलफोर अभी ये सोच रहा था। हान्यू उस पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ से हमें हाउचेन के मुंह से इस सवाल का जवाब जानने को मिलता है। चूंकि हान्यू अपने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो का इस्तेमाल कर रहा था, तो सील डिवाइन थ्रोन की एबिलिटी की वजह से यहाँ पर हान्यू के दुश्मन के दिल में एक डर बैठ जाता है। वही डर उसके अटैक को आधा कमजोर कर देता है, क्योंकि उस आदमी के दिल में फाइटिंग स्पिरिट उस फियर की वजह से कम हो जाती है। और साथ ही साथ चूंकि हान्यू ने सील डिवाइन थ्रोन की पावर पे एक्टिवेट किया है, तो उसी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर भी इंक्रीज हो चुकी थी, जो कि बढ़कर 6 लाख तक पहुंच चुकी है। यही वजह कि हान्यू वेलफोर को बराबर की टक्कर दे पा रहा था। हाउचेन के दोस्तों को थोड़ी बहुत उम्मीद तो मिल चुकी थी, जबकि हान्यू भी गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया इस मौके का। वेलफोर आज के दिन मैं तुम्हें जान से मारकर अपने माँ बाप की मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगा। और ये कहती वो अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक वेलफोर ने अपने एक ही हाथ से हान्यू की तलवार को पकड़ लिया, जहाँ वो हान्यू से कहता है कि तुम कुछ जरा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और ये कहती वो हान्यू को पकड़कर पीछे जोर से पटक देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने डिमोनिक गॉड पिलर को भी यहाँ पर समन करना शुरू कर दिया, जिस डिमोनिक गॉड पिलर की पावर से वेलफोर खुद को और भी ज्यादा ताकतवर कर लेता है। उसकी बॉडी के आसपास एक अजीब सा आर्मर आ चुका था। साथ ही साथ वो हान्यू से कहने लगा कि हान्यू तुमने टॉप 10 डिमोनिक पिलर्स को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और ये कहती वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर हान्यू के पीछे आ गया, जहाँ पर हान्यू अपने स्पीयर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वेलफोर ने सिर्फ एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसके स्पीयर अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो उसे पकड़कर घुमाते हुए अपनी 200 टन पंच का इस्तेमाल करते हुए जोरों से हिट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त वेलफोर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हान्यू बेचारा तो उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वेलफोर को कोई भी डैमेज नहीं हो रहा था। हाउचेन ये देखते हुए कहता है कि वेलफोर ने खुद को अपने डिमोनिक पिलर के साथ मर्ज कर लिया, इसी वजह से उसे कोई भी डैमेज नहीं होगा। दूसरी तरफ हान्यू के पास सिर्फ 6 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स है, जिसमें वो वेलफोर की जान तो नहीं ले पाएगा। हान्यू का सर्वाइव करना भी डिफिकल्ट हो चुका था। हान्यू के दोस्त ये देखकर परेशान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वेलफोर हान्यू को मारते हुए कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने कैसे जान से मारा था 20 साल पहले। बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे सामने पड़े हुए थे और मैं उन पर लगातार पंचेस पर पंचेस करते हुए उन्हें यहाँ पीट पीट कर मौत की कगार तक लेकर जा रहा था। जो कहते हैं हमें 20 साल पहले का वो सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर वेलफोर ने हान्यू के पेरेंट्स और साथ ही साथ उनके बाकी के साथियों को काफी बुरी तरीके से पीट दिया था, लेकिन अभी भी हान्यू के पेरेंट्स हार नहीं मान रहे थे। वो लोग जानते थे कि हम लोग अकेले तो वेलफोर को नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी हम लोग ड्रैगन गार्ड पास को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तब तक यहाँ वेलफोर को रोके रखेंगे जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाती। ये देखकर वेलफोर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि रीइंफोर्समेंट के आने से पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और ये कहती वो फौरन से अपने 250 टन के पावर पंच का इस्तेमाल करते उन पर हमला कर देता है, जिस पंच को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर हान्यू के फादर सामने की तरफ आ गए थे और वो लाइट ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हान्यू ने बिल्कुल ऐसे ही किया और उसने भी यहाँ पर अपने लाइट ग्रेविटेशनल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। 20 साल पहले की तरह हान्यू का फादर भी उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया था। यहाँ हान्यू भी उस पंच को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके इफेक्ट के कारण वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा गिरता है, जबकि वो 250 टन पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि हाउचेन भी ये देखते हुए कहता है कि अगर हान्यू के पास यहाँ उसका सील डिवाइन थ्रोन आर्मर ना होता तो शायद वो इस पंच अटैक को सर्वाइव ना कर पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि हान्यू को जख्मी हालत में देखने के बावजूद भी बियर डीमन किंग रुकता नहीं, बल्कि वेलफोर ने पहले से भी ज्यादा खतरनाक पंच अपना 400 टन पंच रेडी कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए हान्यू पर हमला कर देता है। हान्यू को मरने से बचाने के लिए फौरन से उसका बीस्ट इविल आई बाहर
की तरफ आ गया था, जो कि तेजी के साथ उस पंच को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। ये देखकर हानियो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं रुक जाओ, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। अपनी इविल आई को इस तरह से मरते हुए देखकर हानियो को काफी ज्यादा बुरा फील होता है, मगर बियर डीमन किंग तो अभी भी खुश होते हुए यहाँ एक और पंच से हानियो पर हमला करने वाला था। तभी अचानक हम देखते हैं कि हानियो गुस्से के साथ जोरों से चिल्लाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सील डिवाइन थ्रोन की एक रोशनी तेजी के साथ हानियो पर आ गिरती है और हम देखते हैं कि हानियो की सोल यहाँ उस इविल एंजल के साथ एक डील करने लगी। ये इविल एंजल असल में एक एंशिएंट डिमोनिक पावर है जो कि उसकी सील डिवाइन थ्रोन में ट्रैप हो चुकी थी, लेकिन हानियो इसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हानियो को ये इविल पावर डायरेक्टली इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए उसे अपनी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी की कुर्बानी देनी होगी। नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी को तो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी के लिए हानियो बदले की आग में जल रहा था, इसलिए वो कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि हानियो ने अपनी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी उस इविल एंजल के सामने रख दी थी, जिस इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी को वो इविल एंजल धीरे धीरे आगे आकर मुस्कुराते हुए खाने लगी। यह सैक्रिफाइस वाकई में काफी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि हानियो की अगर इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। लेकिन यहाँ अपनी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी को सैक्रिफाइस करते हुए हम देखते हैं कि हानियो एंशिएंट डिमोनिक पावर इस्तेमाल कर पा रहा था और वो इस इविल पावर के साथ गुस्सा होते हुए कहता है, वेलफोर तैयार हो जाओ मेरे गुस्से और पागलपन को झेलने के लिए। देखो कि मैं अपने गुस्से और पागलपन में किस हद तक जा सकता हूँ। ये सब कुछ मैं खुशी खुशी तुम्हारी नफरत में करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहती हानियो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए वेलफोर को पंचेस करना शुरू कर चुका, जहाँ पर हानियो का एक एक अटैक काफी ज्यादा डेंजरस था। इवन की वेलफोर भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की पावर्स है, ये लड़का अचानक से इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया। लेकिन साथ ही साथ वेलफोर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को जान से मार डाला था, अगर मैं उन्हें जान से मार सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। मगर ये तो उसकी गलतफहमी थी। हानियो ने अपनी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी को कुर्बान किया, इसलिए हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो क्लोज कॉम्बैट में यहाँ पर वेलफोर को संभलने तक का मौका नहीं देता। वेलफोर कैसे तैसे हानियो को हिट करते हुए खुद से दूर धकेलते हुए कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है। तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम ज्यादा देर तक इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाओगे। इस पर हम देखते हैं कि हानियो ने अपनी बाकी की इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी भी कुर्बान कर दी और वो जरा गुस्सा होते हुए कहता है कि जब तक हो सके मैं इसे मेंटेन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मारे बगैर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और ये कहती वो एक बार फिर से वेलफोर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वेलफोर ने इस वक्त यहाँ पर इतनी ज्यादा पिटाई खा ली थी कि वो हानियो से घबराने लगा था। वो हानियो की तरफ देखते हुए कहता है कि इस लड़के के ऊपर से तो मुझे मौत का ऑरा महसूस हो रहा है, ये तो वाकई में मजाक नहीं कर रहा, ये मुझे जान से मार डालेगा। वेलफोर भी घबराने लगा था और इसी घबराहट में हम देखते हैं कि उसने हानियो के पंच से बचने के लिए फौरन से वहां पर एक अटैक जनरेट कर दिया, जो कि किसी तरह का इल्यूशन था। हानियो देखता है कि वो वापस से ड्रैगन गार्ड पास में पहुंच चुका है, वही लम्हा जब उसके पेरेंट्स बेयर डीमन गॉड किंग के हाथों मारे गए थे। यह हानियो उस नजारे को देखते हुए चिल्लाकर अपने पेरेंट्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि इस इल्यूशन का फायदा उठाते हुए वेलफोर ने भी अपने हाथ को यहाँ हानियो की छाती में गुंसा दिया था, जो कि हानियो के लिए एक फाइनल ब्लो हो सकता था। यहाँ पर वेलफोर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं जब भी किसी इंसान को मारता हूँ तो मैं उसके फाइनल मोमेंट्स को हमेशा इसी तरह से ट्रैप कर लेता हूँ, ताकि मैं उसे बाद में एंजॉय करता हुआ देख सकूं। उल्टा तुम्हें भी मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मारने से पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का दीदार जो करवा दिया। और ये कहती वो हानियो को पकड़कर पीछे की तरफ पटक देता है। हानियो नीचे गिरने के बाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हानियो हार चुका है। उसके दोस्त तो ये देखकर काफी दुखी थे, जबकि वेलफोर को मजा आ रहा था। दूसरी तरफ बाकी के सारे डीमंस भी जोर जोर से वेलफोर का नाम चिल्लाने लगे, जैसे कि वो जीत चुका हो। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि हानियो जख्मी हालत में भी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होने लगा और वो साथ ही साथ कहता है कि अभी तक ये जंग खत्म नहीं हुई, जो देखकर तो वेलफोर भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इस पर हानियो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने कसम खाई थी, ये चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं हर एक चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा। जो सुनकर वेलफोर जवाब देते हुए कहता है कि तुम आधी मरी हुई लाश बन चुके हो और फिर भी तुम इस तरह का मजाक कर रहे हो। ये सुनकर हानियो धीरे धीरे से अपने मॉम डैड की उन स्टैचूज की तरफ बढ़ने लगा, जिनके हाथ से तलवार लेते हुए कहता है कि मैंने कई बार ये ख्वाहिश करी कि काश मैं समय में वापस जाकर उस रात अपने पेरेंट्स को रोक पाऊं, लेकिन मैं जानता हूँ कि चाहे मैं जितनी बार उनसे कहूंगा वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि जाने से पहले वो भी अच्छे से जानते रहे कि वो लोग वापस जिंदा नहीं आ पाएंगे। और ये कहती हानियो ने यहाँ पर आखिरी इनेट स्पिरिचुअल पॉइंट वाले क्रिस्टल को भी ब्रेक कर दिया, जिसका मतलब कि हानियो इसके बाद मारा जा सकता है। मगर ये आखिरी वो इविल डार्कनेस की पावर थी जिसे हानियो मरने से पहले इस्तेमाल करना चाहता था। ये देखकर हाउचिन जोरों से चिल्लाते हुए कहता है कि हानियो मत करो ऐसा, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि हानियो उसी तलवार को लेकर अपनी फुल पावर एक साथ एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कहता है कि वेलफोर 20 साल पहले की वो जंग अभी तक खत्म नहीं हुई, उसे खत्म आज मैं करूंगा। जो कहती हानियो तेजी से वेलफोर की तरफ बढ़ने लगा। मून डीमन गॉड भी ये सब देख रहा था और वो कहता है कि पिछले 1000 साल में कोई भी वेलफोर को थोड़ा सा भी जख्मी नहीं कर पाया। क्या लगता है क्या ये लड़का उसे हरा पाएगा?
जाएगा। सब लोगों की नजरें उस फाइनल अटैक पर थी जहां पर हम देखते हैं कि हानियो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को काटते हुए तीसी से वेलफर के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्टोन सोर्ड से तीसी से वेलफर पर हमला कर दिया, जहां वेलफर उसे रोकना चाहता था, मगर हम देखते हैं कि हानियो की आधी तलवार यहां वेलफर की बॉडी में घुस जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हानियो की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि उसकी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इविल एंजल खा गई। अब वो एक नॉर्मल मोर्टल इंसान बन चुका था, जहां तलवार टूटने के बाद वो भी नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर हाउचिन के दोस्तों जोर से हानियो का नाम चिल्लाते हैं, जबकि आहबो खुश होते हुए कहता है कि इसी के साथ पहला इंसान मारा गया और हम डीमन पहली फाइट को जीत चुके। जो सुनकर डीमंस तो काफी जरा खुश हो रहे थे, जबकि इंसानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने एक सील डिवाइन थ्रोन के नाइट को इस तरह से मरते हुए अपनी आंखों के सामने देख लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलिफर भी हानियो की उस आधी तलवार को अपनी चेस्ट से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही वेलिफर ने उससे पकड़कर पीछे धकेलने की कोशिश की तभी अचानक एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जो देखकर तो वेलिफर डर जाता है, उसे संभलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही वो आधी तलवार और भी सारा उसके सीने के अंदर धंसने लगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ आखिरी सांसें लेते हुए हानियो कहता है कि मैंने मरने से पहले उस आधी तलवार के अंदर फियर का सीड इंजेक्ट कर दिया था, जो कि तुम्हारे खौफ के साथ ही एक्टिवेट हो जाता है। ये तलवार वाला आखिरी अटैक मेरी तरफ से नहीं बल्कि ड्रैगन गार्ड पास के उन 3,60,000 सोल्जर्स की तरफ से था, जो कि सिर्फ तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि साथ ही साथ तुम्हारी सोल भी शैटर हो जाएगी। और यहाँ पर हानियो की बात बिल्कुल सही थी। हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही बेरहमी के साथ वो सोड का टुकड़ा वेलफर की बॉडी को आर पार कर जाता है। वेलफर की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी शैटर हो चुकी थी, जो देखकर तो सारे के सारे डीमन शॉक हो गए थे। अबाउ गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इसी गुस्से में अबाउ लाइव टेलीकास्ट को काट देता है, जबकि दूसरी तरफ इंसान तो ये देखकर काफी जरा खुश हो गए थे कि पहली बैटल हम जीत चुके हैं। और बैटल के खत्म होने के बाद रूल के हिसाब से वापस से हानियो की बॉडी को भी होली बीस्ट माउंटेन पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हानियो के दोस्तों पहले से ही तैयार थे, वो हानियो को देखते ही फौरन से उसे रिकवरी पिल खिलाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं हानियो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, लेकिन अगर हानियो सर्वाइव कर भी लेता है तब भी वो एक मामूली नॉर्मल इंसान बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी जाया कर दी है। में ये देखकर हानियो के लिए परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ ख्वाब में यहाँ पर हानियो से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिनसे मिलकर हानियो खुश भी था, मगर साथ ही साथ वो उदासी में कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को निराश कर दिया। अब मेरे हाथ में बेशक तलवार और शील्ड हो, लेकिन मैं कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। जिस पर उसके पेरेंट उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसी बातें मत करो, हमें तुम पर पहले से ही काफी सारा प्राउड है। हम जानते हैं कि तुम्हारे दादा अबू पलादीन बिल्कुल भी इमोशन जताने में अच्छे नहीं, इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग काफी सारा डिफिकल्ट रही थी, लेकिन फिर भी तुमने खुद को नफरत के हवाले नहीं किया और तुम एक नेक दिल इंसान बने। बेशक पहली जिंदगी में तुम्हें नेचर ने कार्व किया था, लेकिन उस जिंदगी में तुम्हें नफरत ने हमसे बांध कर रखा। उसी नफरत और बदला लेने की आग में तुम हमेशा जलते रहे, लेकिन अब ये तुम्हारी एक दूसरी जिंदगी शुरू हो गई। इस दूसरी जिंदगी में तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फिक्र करने वाले तुम्हारे दोस्त हैं, जो दोस्त बाहर की तरफ सोल चेन लिंक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हानियो के साथ खुद का कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसकी जान बचा सके। और ये सोल चेन लिंक कामयाब भी हो जाता है। हानियो के चेस्ट पर वो मार्क चमकने लगा था, जो देखकर उसके पेरेंट उसको आखिरी बार गले लगाते हुए कहता है कि आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना, अब तुम्हारे कंधों पर कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, अभी तुम्हारी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है, तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते, जाओ तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर हानियो पीछे की तरफ मौजूद अपने दोस्तों की तरफ देखता है और ये देखने के बाद वो अपने मॉम डैड को अलविदा करते हुए तेजी से अपने दोस्तों की तरफ भागने लगा। जो देखकर हानियो के पेरेंट्स भी हानियो को कहते हैं कि जाओ बेटा, अपनी दूसरी जिंदगी को एक आजाद परिंदे की तरह जीना। ये सब कुछ हानियो के सोल सी के अंदर हो रहा था। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से हानियो की बॉडी पर वही सोल चेन लिंक चमकने लगा, जो देखकर उसके दोस्तों काफी जरा खुश हो जाते हैं कि हम लोगों ने हानियो की जान बचा ली। उसके सोल चेन लिंक में अभी भी थोड़ी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी थी। तेरी ये देखकर इमोशनल होकर रोते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि हानियो हमने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया। जबकि दूसरी तरफ कैरन यहाँ हाउचिन के बारे में सोचते हुए कहती है कि पता नहीं हाउचिन आखिर इस वक्त किस हाल में होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउचिन की सोल पर आ जाता है, जहाँ पर हम दिखते हैं कि वो गुस्से से डेथ अरीना की तरफ बढ़ते हुए आहबाऊ पर हमला करना चाहता था, मगर उसके सामने एक बैरियर उसे रोक रहा था। आहबाऊ यहाँ पर हाउचिन को देख लेता है और वो उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम तो अभी से ही तड़पने लगे, क्योंकि ये तो बस सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले 7 दिन में मैं इस तरह से तुम्हारे 100 दोस्तों को यहाँ पर इनवाइट करूंगा, जिन 100 वॉरियर्स की किस्मत अलग अलग 100 डीमंस के साथ जुड़ी होगी और उनकी आपस में डेथ बैटल होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि अपने 100 साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर तुम कैसे फील करते हो। ये सब कहते हुए आहबाऊ जोर जोर से इविल्स की तरह हंसने लगा, जो देखकर हाउचिन गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने डीमन, मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। यह हाउचिन ये कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार डीमन गॉड किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक पिलर को समन कर रहा था, जिस प्रोसेस में उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वो खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि यूर मैजेस्टी के लिए मैं ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार
हूँ, जिसके बारे में दूसरी तरफ हाउचिन को तो कुछ भी मालूम नहीं था। वो यहाँ आबो पर गुस्से से हमला करने के लिए फरस से हवा में जंप कर देता है, जहाँ पर हाउचिन हावी के ऑस्टन गिफिन की पावर का इस्तेमाल करने वाला था और साथ ही साथ वो आबो से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इस डेथ अरीना को भी तबाह कर दूंगा। ये कहते ही हाउचिन एक पावरफुल स्लैश अटैक से फौरन आबो पर हमला कर देता है, मगर आबो को वो अटैक देखकर भी घबराहट नहीं होती, बल्कि वो अटैक उसकी बॉडी के आर पार चला गया, जो देखकर तो हाउचिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर हावी के अटैक यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहे। इस पर आबो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाउचिन अब तुम स्टार रेल्म के अंदर इंटर कर चुके हो, यहाँ पर आने के बाद तुम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो बाहर से कोई तुम्हारी मदद कर पाएगा। और चूंकि हावी भी स्टार रेल्म से बाहर है, तो हम देखते हैं कि स्टार डीमन गॉड ने यहाँ पर अपने डिमोनिक पिलर का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन और हावी के बीच कनेक्शन भी ब्रेक कर दिया। जबकि ये सब कुछ आबो की चाल थी, वो इन सब चीजों के बारे में पहले से ही जानता था। वो यहाँ पर हाउचिन से कहता है कि ज्यादा हैरान होने वाली कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हें फाइनल कंटेस्टेंट के तौर पर चूज किया है, आखिरी फाइट तुम्हारी और मेरी ही होने वाली है। जो कहती है आबो गायब होकर वहाँ से चला जाता है और स्टार डीमन गॉड की डिमोनिक पिलर ने एक बहुत ही सारा डेंजरस अटैक फौरन से हाउचिन पर चल दिया था, जो अटैक हाउचिन की सोल प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाउचिन वापस से अपनी फिजिकल बॉडी में आ जाता है, जहाँ पर वो इंजर्ड होते हुए कहता है कि आबो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो इतनी जल्दी रैंक 9 की पीक पर पहुंच चुका है। यहाँ पर हाउचिन देखता है कि वही अटैक उसकी फिजिकल बॉडी तक भी आ पहुंचा था, जिसने उसके सोल प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर हाउचिन स्टार डीमन गॉड के उस डेंजरस अटैक से अपनी फिजिकल बॉडी को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है, मगर उन अटैक्स की तादाद काफी ज्यादा थी। हाउचिन के लिए उन अटैक से बचना काफी डिफिकल्ट हो चुका था, इवन कि वो अपनी तलवार को निकालकर उन्हें ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर इससे पहले कि वो अटैक हाउचिन की बॉडी से जाकर टकरा पाते, तभी अचानक वहाँ पर कोई और आ जाता है, जिसने एक पावरफुल बैरियर का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को उन अटैक से बचाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो हाउचिन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि बच्चे तैयार हो जाओ। हाउचिन को उस आदमी की आवाज को जानी पहचानी महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी काफी कूल तरीके से एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को बचाकर वहाँ से दूर ले आता है, जहाँ पर आने के बाद हाउचिन हैरानगी के साथ सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। इस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो, ये मेरी रिसर्च लेबोरेटरी है। जो सुनकर हाउचिन भी शांत हो गया था और साथ ही साथ चूंकि हाउचिन उस आदमी की आवाज को पहचानता था, इसलिए वो उस आदमी से सवाल करते हुए कहता है कि क्या आप वही हो जो कि उस इटर्नल पैसेज में एक गोल्डन लाइट बनकर आप मुझसे बात कर रहे थे। इस पर वो वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मगर तभी अचानक उस वॉरियर की नजर अपने बाएं हाथ पर पड़ गई थी, जिस पर कुछ फ्लेम लगी हुई है, जो देखकर तो वो वॉरियर काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो फौरन एक तरह की दवाई ढूंढते हुए अपने हाथ पर डालते हुए कहता है कि मैं बाल बाल बच गया, और जिनको तो काफी ज्यादा फनी लगा। दूसरी तरफ वो आदमी यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम है यी सानमी, और हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, इटर्नल पैसेज में मैं तुमसे बात कर रहा था। ये सुनकर हाउचिन अभी यहाँ इससे पहले कि आगे के सवाल कर पाता, तभी अचानक यी सानमी उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। और ये कहती यी सानमी ने फौरन से हाउचिन की कद को नापना, उसकी बॉडी को नापना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ यी सानमी देखता है कि हाउचिन की बॉडी में एक अजीब तरह का दिल था, जिसके बारे में तो यी सानमी खुद भी नहीं समझ पा रहा, मगर साथ ही साथ वो हाउचिन से इंप्रेस होते हुए कहता है कि सिर्फ 20 साल की उम्र में तुम रैंक 9 के 6 लेवल पर पहुंच चुके हो, तुम्हारी इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी 120 की है। तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हें आखिर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने कैसा अपना मालिक बना लिया, तुम वाकई में काफी खास हो। मैं तुम्हें और अच्छे से जानने के लिए तुम पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा ब्लड दोगे? और ये कहती ये सानमी ने एक बड़ी सी सिरिंज बाहर निकाल ली थी, जो देखकर तो हाउचिन भी घबराते हुए सीनियर ब्रदर को होश में आने के लिए बोलता है। यहाँ पर ये सानमी होश में आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वो क्या है ना कि कई सालों में मैं किसी भी इंसान से नहीं मिला। ये सारी बातें सुनकर हाउचिन यहाँ पर ये सानमी से कहता है कि सीनियर, मैं असल में यहाँ पर आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ, हमें बाहर की दुनिया में आप लोगों की मदद चाहिए इंसानियत को बचाने के लिए। हम लोग यहाँ पर डेथ अरीना को डिस्ट्रॉय करके वापस बाहर जाएंगे, मैं इसलिए आप लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर ये सानमी हाउचिन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक मालूम नहीं। वैसे तुम ये सोच रहे होंगे कि आखिर डीमंस ने ये डेथ अरीना क्यों क्रिएट किया होगा। इसकी असली वजह वो नहीं जो कि तुम्हें बताई जा रही है, बल्कि असली वजह कुछ और है, जिन सवालों के जवाब तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। और ये कहती है वो किसी तरह के स्टार का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को अपने साथ बाहर की तरफ ले जाता है, जहाँ पर वो हाउचिन को बताने लगा कि हाउचिन, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि एक समय पर 72 डिमोनिक गॉड पिलर हमारी दुनिया में आकर गिरे थे, मगर जब वो 72 डिमोनिक गॉड पिलर्स गिर रहे थे तो वो लोग गॉडहुड के रास्ते को तोड़ते हुए गिरे, जिसकी वजह से गॉडहुड का रास्ता चकनाचूर हो गया और वही रास्ता टूटने के बाद स्टार रेल्म बन चुका था। असल में स्टार रेल्म के अंदर पावर ऑफ रूल है, जिस पावर ऑफ रूल का इस्तेमाल करते हुए होली कॉन्टिनेंट पर
मौजूद सारे के सारे जानदारों की जिंदगी और उनकी किस्मत को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टार डीमन गॉड और उनकी रेस को जब ये मालूम हुआ तो वो लोग अपने डिमोनिक पिलर का इस्तेमाल करते हुए सोल प्रोजेक्शन फॉर्म में स्टार रेल्म के अंदर आते रहे ताकि वो पावर ऑफ रूल हासिल कर सके। इन्हीं पावर ऑफ रूल्स के इस्तेमाल करते हुए होली कॉन्टिनेंट पर मौजूद इंसानों की किस्मत को कंट्रोल करना चाहते थे। और जब हम लोगों को ये बात मालूम हुई तो हमने डेथ नेक्रोमैंसर के एक फॉरबिडन स्पेल सोल ट्रांसफर स्क्रॉल का इस्तेमाल किया था कि हम अपने सोल को इंटैक्ट बना सके। अपने सोल्स को इंटैक्ट बनाने के बाद हम लोग स्टार रेल्म के अंदर इंटर हुए ताकि हम लोग स्टार डीमन गॉड को इंसानों की किस्मत के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सके। तब से लेकर अब तक हम इंसानियत की किस्मत को बचाने के लिए स्टार डीमन गॉड और उनकी रेस से लगातार जंग लड़ते आ रहे हैं। जो सुनकर हाउचेन को उन लोगों की सैक्रिफाइस का एहसास हुआ, वो फौरन से रिस्पेक्टफुली उनके सामने झुकते हुए कहता है कि मैं सारे के सारे इटर्नल हीरोज का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि आप उनके लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रही हो, आप उनके लिए वो जंग लड़ रही हो जिसके बारे में उन लोगों को मालूम तक नहीं। जो सुनकर ये सानवी हाउचेन को खड़ा करते हुए कहता है कि तुम्हें हमारे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारी अपनी मर्जी थी और वैसे भी अभी तक ये जंग खत्म नहीं हुई। इस जंग को जीतने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। तुम यही सोच रहे होंगे कि आखिर स्टार डीमन गॉड ने ये स्टार रेल्म डेथ अरीना क्यों क्रिएट किया। तो इसकी असली वजह है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पावर ऑफ रूल को हासिल कर सके। यहाँ पर जितनी भी बैटल लड़ी जाएंगी, चाहे वो हारे या फिर जीते, उन बैटल्स को लड़ी जाने की वजह से स्टार डीमन गॉड को यहाँ पर पावर ऑफ रूल हासिल होगा। और एक बार जब ये डेथ अरीना का मकसद खत्म हो जाए तब तक स्टार डीमन गॉड ने इतना पावर ऑफ रूल हासिल कर लिया होगा कि वो उस पावर ऑफ रूल का इस्तेमाल करते हुए डीमन एम्परर को गॉडहुड के रास्ते से बाहर बुलवा सके। जहाँ बाहर आने के बाद तुम अच्छे से जानते हो कि डीमन एम्परर एक डिवाइन गॉड बनकर बाहर आएगा। ये सब सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है फिर तो हमें स्टार डीमन गॉड को रोकना होगा। इस पर ये सानवी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्टार रेल्म के अंदर आपको कोई भी बैटल जीतने के लिए पावर ऑफ रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस स्टार रेल्म में कौन कितना पावर ऑफ रूल इस्तेमाल कर पाएगा ये उसका स्टार क्राउन डिसाइड करेगा। स्टार क्राउन बिल्कुल इनइट स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह है। जैसे ही कोई यहाँ स्टार रेल्म के अंदर इंटर करता है उसे ऑटोमेटिकली एक स्टार क्राउन दे दिया जाता है और स्टार क्राउन के भी अपने अपने लेवल्स है जो कि 1 स्टार क्राउन से शुरू होकर 5 स्टार क्राउन तक जाता है। और बदकिस्मती से सिर्फ स्टार डीमन गॉड के पास ही इस वक्त 5 स्टार क्राउन है जिसकी वजह से हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। हमें उसका मुकाबला पावर ऑफ रूल के साथ करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। अगर तुम मेरे स्टार क्राउन की बात करो तो मेरे पास 3 स्टार क्राउन है, इसीलिए मुझे ऑब्जर्वर कहते हैं। ऑब्जर्वर होने की वजह से मैं सब कुछ एनालाइज कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया था। ये सारी बातें सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, अगर मुझे इंसानियत की किस्मत को चेंज करना है और स्टार रेल्म डेथ अरीना को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए मुझे 5 स्टार क्राउन चाहिए होगा। इस पर ये सानवी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे स्टार क्राउन को अवेकन करने में। साथ ही सर हम बाकी के इटर्नल हीरोज के साथ भी रीयूनाइट होंगे ताकि हम लोग मिलकर स्टार डीमन गॉड पर हमला कर सके। इस तरह से हम लोग सिर्फ स्टार रेल्म डेथ अरीना को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बल्कि साथ ही साथ हम लोग स्टार डीमन गॉड को भी जान से मार सकते हैं और अगर किस्मत अच्छी रही तो हम लोग इंसानियत की किस्मत को भी बदल पाएंगे। जो सुनकर तो हाउचेन भी खुश हो गया था और वो ये सानवी से कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिस पर ये सानवी भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है चलो फिर यहाँ से बाहर चलते हैं और वो हाउचेन को लेकर वापस से बाहर की तरफ आ चुका था। जहाँ बाहर आने के बाद ये दोनों मिलकर एक फॉलन डेमीगॉड को ढूंढते हैं और उसे ढूंढते ही ये सानवी हाउचेन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और इस बदसूरत जानवर को जान से मार डालो। ये सुनकर हाउचेन अकेले ही उस फॉलन डेमीगॉड की तरफ तेजी से बढ़ने लगा जो कि लगातार हाउचेन पर अटैक्स भी कर रहा था। साथ ही साथ ये सानवी हाउचेन को बताता है कि इन डेमीगॉड्स के पास 1 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट्स है जो कि रैंक 9 के लेवल 6 के आसपास होगा। तुम्हें इसे सही तरीके से मारना होगा, उसके बाद ही तुम अपने स्टार क्राउन को अवेकन कर सकते हो। ये सुनकर दूसरी तरफ हाउचेन सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर इसे मारने का सही तरीका क्या होगा। जिस पर ये सानवी जवाब देते हुए कहता है कि पागलपन। सोचो कि आखिर तुम्हें किस चीज का पागलपन है, सिर्फ अपने पागलपन की मदद से तुम इसे सही तरीके से जान से मार पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फॉलन डेमीगॉड भी कुछ पागलों की तरह हरकतें कर रहा था जहाँ पर वो कहता है कि चमकदार चीजें, मुझे चमकदार चीजें चाहिए। ये कहते वो अपने स्नेक से हाउचेन पर हमला कर देता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन उसके स्नेक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ अपने ऑल 3 इटर्नल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते उसकी गर्दन को उड़ा चुका। मगर थोड़ी देर में वो डेमीगॉड दोबारा से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है जो देखकर तो हाउचेन भी सरप्राइज रह गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस डेमीगॉड ने इस बार अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकाल लिया और क्योंकि उसे शाइनी चीजों से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन था तो वो गुस्से के साथ हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि सारी शाइनी चीजें मुझे दे दो। और ये कहती है उसने पहले से काफी जरा खतरनाक तरीके से हाउचेन पर हमला करना शुरू कर दिया था। जो सब देखते हुए ये सानवी हाउचेन को वार्न करते हुए कहता है ये जरा संभल कर, उसका ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर हाउचेन भी अपने मन में सोचने लगा कि जैसे जैसे इसका ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है इसकी ताकत भी लगातार
इंक्रीज हो रही है। ये सानमी हाउचिन की बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, असल में यहाँ पर ताकत ऑब्सेशन से आती है। तुम्हें अगर किसी चीज के बारे में ऑब्सेशन हो तो वो तुम्हें ताकत दिलाएगी। सोचो कि आखिर तुम्हारा ऑब्सेशन क्या होगा। ये सुनकर हाउचिन भी अपने ऑब्सेशन के बारे में सोचने लगा, जिसके बाद वो एक पावरफुल अटैक यहाँ उस डेमिगॉड पर चल देता है और इस बार हाउचिन के अटैक असरदार दिखाई दे रहे थे, जो देखकर तो हाउचिन खुश होने लगा। दूसरी तरफ ये सानमी हाउचिन को बताता है कि सोचो कि अगर तुम्हारा नॉर्मल ऑब्सेशन ऐसे अटैक जनरेट कर सकता है तो तुम्हारा सबसे बड़ा ऑब्सेशन जिसके लिए तुम्हें सबसे ज्यादा पागलपन है वो तुम्हें कितना ज्यादा ताकतवर बना देगा। यहाँ एक तरफ तो वो डेमिगॉड दोबारा से खड़े होकर अपनी तलवार से हाउचिन पर हमला करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ हाउचिन अपनी आंखें बंद करके यही सोचता है कि मेरा आखिर सबसे बड़ा ऑब्सेशन क्या है। जहाँ हाउचिन सोचता है कि मुझे स्टार रेल्म के डेथ अरीना को डिस्ट्रॉय करना है, मुझे इससे ऑब्सेशन है। मुझे ऑब्सेशन तो इस बात से भी है कि मुझे डीमंस को रोककर अपने कॉन्टिनेंट की खूबसूरती को वापस से बहाल करना है, और इससे भी ज्यादा ऑब्सेशन मुझे अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने से है, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने से, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने से, और सबसे ज्यादा अपनी लवर को प्रोटेक्ट करने से। मैं समझ गया, मेरा सबसे बड़ा ऑब्सेशन है हर किसी को प्रोटेक्ट करना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचिन की पावर अचानक से काफी इंक्रीज हो चुकी थी और वही पावर उस डेमिगॉड को भी पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही सर हम देखते हैं कि उस गोल्डन एनर्जी की वजह से हाउचिन के सर पर एक क्राउन भी बनना शुरू हो गया था। जो स्टार क्राउन को देखकर तो ये सानमी भी सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर अपने स्टार क्राउन को अवेकन करते हम देखते हैं कि हाउचिन ने एक पावरफुल स्लैश अटैक रेडी कर लिया। जो नॉर्मल स्लैश अटैक भी इस वक्त काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा था, और हम देखते हैं कि हाउचिन ने उस स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ उस फॉलन डेमिगॉड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखकर तो ये सानमी हाउचिन की तारीफ करते हुए उसके लिए तालियां मारते हुए कहता है कि शाबाश, आखिरकार हाउचिन तुमने अपने स्टार क्राउन की अवेकनिंग को कंप्लीट कर ही लिया है। दूसरी तरफ हाउचिन भी यहाँ पर ये सब महसूस करते हुए कहता है कि ये फाइट पिछली फाइट से बिल्कुल अलग थी। लगता है ये सब कुछ मेरे स्टार क्राउन की वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मेरे पास कौन सा स्टार क्राउन आया होगा। ये सब कहते हुए हाउचिन अपने स्टार क्राउन को उतार कर देखने लगता है। जिस स्टार क्राउन को देखते ही वो हैरान होकर कहता है कि ये तो 1 स्टार क्राउन है। तभी अचानक ये सानमी हाउचिन के पास आते हुए कहता है कि नहीं, ये 1 स्टार क्राउन नहीं है, बल्कि ये वो स्टार क्राउन है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाउचिन उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर ये सानमी याद करने लगा कि मास्टर ज़ियाओ ही ने ये सानमी से कहा था कि ये सानमी तुम्हारे पास ऑब्जर्वर क्राउन है, इसलिए तुम्हें यही इटर्नल पैसेज के पास रुकना होगा ताकि तुम हमारे बाद आने वाले लोगों को रास्ता दिखा सको। ये सब कहते हुए मास्टर ज़ियाओ ही स्टार रेल्म के अंदर जाने लगे थे। जो सब देखते हुए ये सानमी मास्टर ज़ियाओ ही से सवाल करते हुए कहता है कि ज़ियाओ ही, क्या हम कभी इस जंग को जीत भी पाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान कभी भी 5 स्टार क्राउन तक पहुंच पाएगा। इवन हम पिछले हजारों साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं, शायद हम कभी भी स्टार डीमन गॉड्स को नहीं हरा पाएंगे। ये सानमी जब उम्मीद हार चुका था, मास्टर ज़ियाओ ही ने ये सानमी को कहा कि भरोसा रखो, हम लोगों को हार नहीं माननी, हमारे छोटे छोटे एक्शन भी जरूरी है, क्योंकि बूंद बूंद से दरिया बनता है और एक दिन वो सूरज भी जरूर आएगा जो कि इस जगह को हमारे लिए रोशन कर दे। आखिरकार वो सूरज आ चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हाउचिन है, क्योंकि हाउचिन का स्टार क्राउन किसी सूरज की तरह चमक रहा था। अभी इस सानमी को भी हाउचिन को देखकर उम्मीद मिल चुकी थी, इसलिए वो हाउचिन को बताता है कि बेशक अभी के लिए तुम्हारा स्टार क्राउन 1 स्टार क्राउन है, लेकिन तुम उसे 5 स्टार क्राउन तक पहुंचा सकते हो और इसमें हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। यही तो हमारा मिशन था, हम तब से यहाँ पर पावर ऑफ रूल इकट्ठा कर रहे थे, सिर्फ तुम्हारे ही इंतजार में। और ये कहती ये सानमी ने अपने पावर ऑफ रूल का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन के स्टार क्राउन का एक और स्टार भी चमकाना शुरू कर दिया। साथ ही वो हाउचिन से कहता है कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे तुम्हारे स्टार क्राउन के हर एक स्टार को चमकाने के लिए। जब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, जब तक तुम अपनी रोशनी से इस पूरे के पूरे स्टार रेल में उजाला ना कर दो। इसके बाद ये सानमी ने हाउचिन को अपने स्टार क्राउन को नाम देने का बोल दिया था, जहाँ पर हाउचिन अपने स्टार क्राउन को नाम देते हुए कहता है कि इसका नाम है डॉन ऑफ लाइट। जो कहती है हाउचिन का स्टार क्राउन काफी ज्यादा तेजी के साथ चमकने लगा, उसकी रोशनी दूर दूर तक स्टार रेल में देखी जा सकती थी, जो कि स्टार रेल में मौजूद बाकी के इटर्नल हीरोज भी देख लेते और वो खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार वो मसीहा आ चुका जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर हाउचिन की बॉडी इतनी ज्यादा तेजी के साथ चमक रही थी जैसे कि हाउचिन कोई सूरज हो। ये सानमी भी ये सब देखते हुए कहता है कि हजारों साल से मैंने सूरज नहीं देखा था, मैं तो ये एहसास भूल ही चुका था, लेकिन हजारों साल बाद एक बार फिर से मैं इस एहसास को फील कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सानमी हाउचिन को अपने साथ लेकर बाकी के 3 इटर्नल हीरोज को भी ढूंढने लगा ताकि वो हाउचिन के स्टार क्राउन को अपग्रेड कर सके और साथ ही साथ होली कॉन्टिनेंट को बचा सके। यहाँ स्टार रेल में तो ये सब चल रहा था, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि अलायंस के लीडर एक साथ इकट्ठा थे, जहाँ पर मास्टर पलादीन कह रहा था कि अच्छा हुआ कि हानियों की जान बच गई, ये उसके दोस्तों के सोल चेन लिंक की वजह से हुआ, लेकिन हम बाकी के लोगों को बचा नहीं पाएंगे, हमें उनके लिए कुछ करना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि शैडो मास्टर कह रहा था कि मैंने सब लोगों की बॉडी पर मौजूद मार्क्स को हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें हटा नहीं पा रहा। इवन कि मिस रोशुई भी कहती है कि मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा उन मार्क्स
मास्क को हटाने के लिए। इस पर इन सब लोगों को काफी जरा गुस्सा रहा था। साथ ही साथ ये लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि डीमंस को इस दुनिया में आए हजारों साल गुजर गए, लेकिन ये पहली बार है कि हमने स्टार डीमन गॉड की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को महसूस किया। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातों को डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि आबाओ ने फौरन से वहाँ पर अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी थी, जो कि इन लोगों को बताता है कि कल के दिन स्टार रैम डेथ अरीना के अंदर सेकंड राउंड शुरू होगा, जिसमें हमारे कंटेस्टेंट होंगे ग्रैंडपा यांग। जो सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे। इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर शेंगी और ग्रैंडपा यांग यहाँ डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर एक बच्चा भागते भागते फौरन से ग्रैंडपा यांग के पास आ जाता है, जहाँ वो ग्रैंडपा यांग के लिए तवीज लेकर आया हुआ था, जिसे वो ग्रैंडपा यांग को देते हुए कहता है कि प्लीज अपना ख्याल रखना, मैं चाहता हूँ कि आप सही सलामत वापस लौट कर आए। इस पर ग्रैंडपा यांग भी उस बच्चे को जवाब देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर ये तो सिर्फ उस बच्चे को दिलासा देने वाली बात थी। दूसरी तरफ वो बच्चा भी यहाँ पर जाते हुए अपनी मॉम से सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रैंडपा यांग इस फाइट को जीतेंगे ना, जिस पर तो उसकी मॉम भी कोई जवाब नहीं दे पाती। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यांग अचानक से टेलीपोर्ट होकर यहाँ स्टार रैम डेथ अरीना में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनके ओपिनियन कोई और नहीं बल्कि मून डीमन गॉड एगरस होने वाला था, जिसे देखते हुए ग्रैंडपा यांग कहता है कि एगरस, काफी अरसा हो गया एक दूसरे से मिले हुए। यहाँ पर एक तरफ एगरस था और दूसरी तरफ ग्रैंडपा यांग। ये फाइट वाकई में कमाल की होने वाली है और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।